गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 9 फरवरी 2021 है। करेज का मतलब क्या होता है? परफेक्ट सेंसिबिलिटी ऑफ द मेजर ऑफ डेंजर एंड अ मेंटल विलिंगनेस टू एंड्योर इट। आपको पता है कि खतरा है, आपको पता है कि रिस्क है, आपको पता है कि आपको डर भी लग रहा है, देन एज वेल यू आर मूविंग ऑन, दैट इज करेज। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। डियर फ्रेंड्स, हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर वैलेंटाइंस डे सेल चल रहा है, 15 फरवरी तक ये चलेगा। हेवी डिस्काउंट्स हैं हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूके सिटीजनशिप ऑफर ए ट्विस्ट इन हांगकांग टेल। पायोनियर का ये आर्टिकल है। हांगकांग कहाँ पर है? डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरी जो पेन है जिससे मैं हर रोज़ स्क्रीन के ऊपर लिखता हूँ, तो ये डेटा केबल जो है वो बिगड़ गया है उसका, तो आई विल परचेज इट ऑफ कोर्स। तो आज आई एम यूजिंग माय माउस, तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो थोड़ा ज़्यादा अटेंशन पे कीजिएगा। तो दिस इज़ चाइना, एज यू कैन सी हियर। और चाइना के इस पार्ट में आई होप यू कैन सी दिस इज़ दिस पोर्शन हियर। तो एक तरफ है मकाऊ और एक तरफ है हांगकांग। और ये जो आप देख रहे हैं, राइट, दिस इज़ मैप ऑफ हांगकांग, ये वाला पोर्शन। ओके, तो दिस इज हांगकांग हियर। और यहाँ पर देखिए साउथ चाइना सी के साथ अपनी एक बॉर्डर शेयर कर रहा है हांगकांग। और एक ऐसा वक्त था जब हांगकांग को वर्ल्ड क्लास ट्रेड सेंटर माना जाता था, लेकिन पिछले लगभग 3-4 सालों से हांगकांग जो है, जब से 2012 में शी जिनपिंग जब से आए हैं, तब से धीरे धीरे हांगकांग के ऊपर उन्होंने अपना कंट्रोल जो है ज़्यादा करने की कोशिश की है। और एट प्रेजेंट वी सी के बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं। आपने कई बार इसको पढ़ा होगा कि हांगकांग में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए हैं। जून 2020 में चाइना एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेकर आया, और ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो है वो एक एग्जांपल था कि हांगकांग को चाइना पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है। और उससे पहले भी 2016 में भी, सबसे पहले शुरुआत हुई 2016 में, और 2016 के बाद 2020 में, और लेटेस्ट अगर हम बात करें तो थर्ड जो चीज़ चाइना ने की, दैट वाज इन नवंबर 2020। नवंबर 2020 में भी चाइना कुछ नए बदलाव लेकर आया। तो ये सारे बदलाव जो हैं, ये यूके जैसा देश जो है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यूनाइटेड किंगडम ने ये कहा है कि हांगकांग के लोग अगर यूके की सिटीजनशिप पाना चाहें तो यूके इस चीज़ को देने के लिए तैयार हैं। और चाइना जो है वो इस पर्टिकुलर चीज़ से काफ़ी नाराज़ हो चुका है। आपको पता है कि चाइना और यूके और हांगकांग, ये तीनों की एक हिस्ट्री है। बेसिकली एक लंबे टाइम तक, लगभग 100 सालों से भी ज़्यादा, हांगकांग जो है वो ब्रिटेन के कब्ज़े में था, ब्रिटिश राज के तहत था ये। और फिर 1985 में डिस्कशन हुई यूके और चाइना के बीच में कि यह हांगकांग जो है वो हमें आप दे दीजिए। और फाइनली 1997 में, जुलाई 1997 में, 1 जुलाई 1997 में यूके ने हांगकांग को चाइना के हवाले कर दिया, उनको ऑफिशियली सौंप दिया। तो उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, मार्गरेट थैचर और डेंग जियोपिंग के बीच में जब डिस्कशन हुई, तब उस डिस्कशन में यह तय किया गया था कि एक यूनिक प्रकार की सिटीजनशिप जो है वो हांगकांग के लोग एंजॉय करेंगे, क्योंकि 100 सालों से भी ज़्यादा वक्त तक हांगकांग का ब्रिटिश राज या फिर यूके के साथ एक रिलेशनशिप रहा है। तो बहुत सारे हांगकांग के लोग जो हैं उनके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप होती है। और यूके में भी अगर आप जाएँ तो आपको बहुत सारे लोग जो हैं हांगकांग के, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक इंडियंस। लेकिन चाइना ने जिस प्रकार से यहाँ पर एक एग्रेसिव तरीके से वहाँ के लोगों के अधिकारों को छीना है, जो चाइना ने बात बताई थी 1997 में, चाइना ने ये कहा था कि एक देश दो सिस्टम, वन कंट्री टू सिस्टम को फॉलो किया जाएगा। कि मेनलैंड चाइना जो है, मेनलैंड यानी कि जो मेन चाइना है, जो बड़ा पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है मेनलैंड चाइना, तो इस पोर्शन में अलग प्रकार की पॉलिटी होगी, अलग प्रकार की यूनिक सिस्टम, अलग प्रकार की सिस्टम होगी जो हैं, राइट। चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी कैसे चाइना को कंट्रोल करती है, यू नो इट वेरी वेल। लेकिन हांगकांग को एक कैपिटलिस्टिक सिस्टम रखा जाएगा, और वहाँ की इकोनॉमी और पॉलिटी जो है वो मोर लाइकली यू कैन से कि डेमोक्रेटिक तरीके से हांगकांग जो है वो ऑपरेट करेगा। लेकिन 11 नवंबर 2020 को
चाइना की पार्लियामेंट ने यह डिसाइड किया कि हांगकांग के जो लेजिस्लेटर हैं, वहाँ के जो एमपीज़ हैं, अगर वो कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जो हांगकांग के इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर चाइना की जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी के खिलाफ कुछ कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जो बेसिकली चाइना को पसंद नहीं है, तो उनको डिसक्वालीफाई किया जाएगा, आप एमपी नहीं रहेंगे। और ऐसा 4 लोगों के साथ तो ऑलरेडी हो गया है। और ये 1997 में जो हैंड ओवर किया गया था हांगकांग टू चाइना, तो उस टाइम पर 50 साल की बात हुई थी कि 1997 से 2047 तक ये सिस्टम रहेगी, 1 कंट्री 2 सिस्टम। और तब तक जो है वो आप जो चाइना की स्टाइल है पॉलिटिक की, उस चीज़ को यहाँ पर थोपेंगे नहीं। लेकिन 2020 में ही, 27 ईयर्स पहले चाइना ने इसकी शुरुआत कर दी। चाइना बेसिकली हांगकांग के लोगों को, जैसे वो मेनलैंड चाइना के लोगों को कंट्रोल करता है, वैसे ही करना चाहता है। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है हांगकांग की, उसके एक मेंबर हैं रेगिना इप, और रेगिना इप ने यह कहा है कि अगर यूके फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब यूके सिटीजनशिप देने की बात कर रहा है, तो कुछ चाइना के मीन्स हांगकांग के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि अगर कोई दूसरे देश की सिटीजनशिप लेता है तो उनको हांगकांग की सिटीजनशिप जो है उनसे छीन लेनी चाहिए। तो ये है सिचुएशन, और इसकी वजह से यूके और चाइना के रिलेशनशिप में भी हमें कुछ क्रैक्स देखने को मिलेगी। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल, ट्विटर, टेलीग्राम एक्सेट्रा, और इंस्टाग्राम, नॉट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। एंड प्लीज़ मेक श्योर डियर फ्रेंड्स कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं, 2 आर्टिकल्स हैं हमारे टेबल के ऊपर, दोनों के दोनों जो हैं ये उत्तराखंड में जो एक ट्रेजेडी हुई, कैटास्ट्रॉफी जो हुई, उसके बारे में हम। एक बात तो साफ है कि जो मदर नेचर हैं, जो कुदरत हैं, राइट, उसको हम कभी, अगर हम ये समझे कि हम कुदरत को टेक ओवर कर लेंगे, तो दैट इज़ अ नेगेटिव थिंकिंग। ये गलत सोच होगी। अगर हम ये समझें कि आज तक जो भी हमने चीज़ें की हैं, राइट, हमने कार्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, अब पूरी दुनिया को देख लीजिए, इंसानों ने क्या क्या नहीं बनाया, लेकिन हमें इंसानों को जिसने बनाया है, नेचर ने, राइट, अगर उस नेचर को हम कंट्रोल करके हमारा गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर ऐसा ही होगा, कैटास्ट्रॉफी ही होगी। और मदर नेचर नोज इट वेरी वेल। उनको एक फाइन बैलेंस मेंटेन करना जो है वो आता है। It is ironical that climate change debate occupies the center stage only in the aftermath of such calamities. Climate change की बात हम तभी करते हैं जब इस प्रकार के इंसिडेंट्स होते हैं। जब सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं तब हम इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। लेकिन जब कोई ऐसा बड़ी दुर्घटना हो जाती है तब ऑल ऑफ द सडन मीटिंग्स होने लगती हैं, और मीडिया, लोग, हर जगह पर हम एक बहुत ही, आई थिंक नेचर को हम जितना इम्पोर्टेंस हमें देना चाहिए उतना शायद हम नहीं दे रहे हैं। 2013 में यही जगह पर, इसी स्टेट में एक बड़ी ट्रेजेडी हुई, और उसमें 5,500 लोगों की मृत्यु हुई। और अब जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके बाद भी, और जनरली ओवरऑल अगर आप देखें, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द डैमेज। हम डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इट्स लाइक हेल्थ में जो हम रिएक्टिव और प्रोएक्टिव की बात करते हैं, क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव, कि आप बीमार हो जाए उसके बाद हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन बीमार ना हो उसके लिए आप क्या करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर एनवायरनमेंट को लेकर जो एक एटीट्यूड है वो यही है कि नुकसान होने के बाद हम कैसे कम से कम नुकसान हो, या फिर कुछ चीज़ गलत होने लगे उसके बाद हम उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। हमारा अप्रोच होना चाहिए सस्टेनेबल। क्या हमें जेन्युइनली इतने सारे डैम्स की आवश्यकता है? क्या उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है? ये सारी चीज़ें हमें सोचनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उत्तराखंड के, उनको ही नुकसान हुआ है, राइट। आज वहाँ पर हुआ है, कल यहाँ पर भी होगा। अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आया है, और उस रिपोर्ट में ये बताया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों के लिस्ट में अगर आप देखें तो भारत का नाम भी उसमें शामिल है।
ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रिस्क रिपोर्ट 2021 ऐसा कुछ है, एग्जैक्ट नाम मैं भूल गया, लेकिन मेरे कलीग सिद्धांत अग्निहोत्री ने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था जो कल रिलीज़ हुआ था, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो अब ये वक्त चला गया है कि हम डैमेज कंट्रोल के ऊपर ना, वी हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव। जो भी प्रोजेक्ट्स हम करें वो सस्टेनेबल होने चाहिए, राइट? ये कितने इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे दैट इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आने वाले 10-15 सालों में ये हज़ारों लोगों को मार ना दे। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन उनको फ़िलहाल तो कोई ऐसा जवाब नहीं मिला है कि ये जो रेनी विलेज हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पर ग्लेशियर बस्ट जो हैं वो किस वजह से हुआ और एग्जैक्ट रीज़न क्या थे जिसकी वजह से ये ग्लेशियर बस्ट हुआ। इट रिजल्टेड इन सडन राइज ऑफ वाटर विच वॉश्ड अवे अंडर कंस्ट्रक्शन ऋषि गंगा हाइडल प्रोजेक्ट। ये अचानक ये जो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में पानी, आपने वीडियोस देखे होंगे, तो जो एक प्रकार का ये फ्लैश फ्लड हुआ, तो इसकी वजह से ऋषि गंगा हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन जो था वो पूरा का पूरा धुल गया, और जो धौली गंगा हाइडल प्रोजेक्ट जो है उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। सिर्फ कार्बन सेस लगा देने से हम हमारे देश को या फिर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि सिर्फ यहाँ पर कोई राज्य की बात नहीं है या फिर कोई देश की बात नहीं है, दुनिया के सभी देशों को, दुनिया के सभी राज्यों को, और सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों को, ह्यूमन बीइंग्स को इंडिविजुअली यह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हम एनवायरनमेंट के प्रति एक्टिव रहेंगे। आई वुड से प्रोएक्टिव रहेंगे, नॉट एक्टिव, प्रोएक्टिव। तो ये चीज़ें हैं। एक दूसरा आर्टिकल भी है इसी, दिस वन इज़ रिटन बाय, ये पायोनियर का आर्टिकल है जो अभी हमने डिस्कस किया। द हिंदू का आर्टिकल है, सिग्निफिकेंट स्लाइज ऑफ ग्लेशियर डिस्क्लोज्ड बाय लैंडस्लाइड अकॉर्डिंग टू सम सैटेलाइट इमेजेस produced roaring torrents in the Rishi-Ganga and Dhauli-Ganga river in Chamoli district, trapping unsuspecting workers at two hydropower project sites. ये दो जगह हैं जिनका नाम मैंने फिर से इससे पहले भी लिया था, ऋषि गंगा और धौली गंगा नदियों के ऊपर जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो उसमें अचानक से ये जो चीज़ हुई, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी मिसिंग हैं। भारत ने डैम डेवलपमेंट और हाइड्रो पावर में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया है, और हाइड्रो पावर जो हैं ये ग्रीन एनर्जी में आते हैं, तो कार्बन एमिशन को कट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे रिस्क भी हैं। 2013 का फ्लड हम सबको याद है, और हमने ये भी देखा कि बहुत सारे थ्रेट्स हैं यहाँ पर। हिमालयन रीजन जो है ये एक माउंटेनियस रीजन है, और हिमालयन की जो पूरी रेंज है, जो इंडियन प्लेट जो है वो प्लेट पूरी ऊपर की तरफ जा रही है, और इसकी वजह से जो हिमालयन माउंटेन्स जो हैं उनका जन्म हुआ, तो यहाँ पर अर्थक्वेक का आना जो है वो एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है। तो यहाँ पर अगर हम बड़े बड़े डैम्स बनाएंगे, आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नदियाँ भी मिलेगी जिनका प्रवाह, जो करंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको अर्थक्वेक भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर यहाँ पर अर्थक्वेक्स हुए तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि जो डाउनस्ट्रीम हम कहते हैं, नीचे की तरफ रहने वाले जो लोग हैं, लेट्स से कि ये एक पहाड़ है, तो यहाँ पर आपने डैम क्रिएट किया है, तो अगर कोई अर्थक्वेक आया तो यहाँ पर रहने वाले जो गांव हैं उनकी सिचुएशन क्या होगी? यहाँ पर से पूरी एक सुनामी ही आएगी पानी की। By one estimate, if the national plan to construct dams in 28 river valleys in the hills is realized in a few decades, the Indian Himalayas will have one dam for every 32 kilometer among the world's highest densities. अगर जो एक प्लान है कि 28 रिवर वैलीज में डैम कंस्ट्रक्ट करने की बात है आने वाले 1-2 दशकों में, तो ये वाला जो इंडियन हिमालयन वाला रीजन जो है, तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा डैम्स आपको इस जगह पर, डेंसिटी के एक एरिया में सबसे ज़्यादा 32 किलोमीटर में एक डैम आपको मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप हिमालयन की ओरिजिनेशन को स्टडी करेंगे जियोग्राफी में, आई एम श्योर आपने एनसीईआरटीज़ में पढ़ा होगा, तो ये एक बहुत ही रिस्की जगह है।
तो इसका कोई अल्टरनेटिव जो है वो हमें ढूंढना चाहिए. व्हाट अबाउट सोलर एनर्जी, व्हाट अबाउट विंड एनर्जी, इजंट इट? और डैम्स कंस्ट्रक्ट करने में रिवर ऑन, जो कहते हैं रन ऑन द रिवर, उस प्रकार के डैम्स सही है ये. लेकिन ये बड़े बड़े मेजर डैम्स जो हैं, ये डैम्स चीज़ों को मीन्स अगर ये लीक हो गया या फिर टूट गया या फिर ऐसी कोई सिचुएशन हुई ऑल ऑफ द सडन, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना नुकसान होगा. गेट इट राइट, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. और अभी बजट के टाइम पर निर्मला सीतारमन जी ने, या फिर आप कह सकते हैं भारत सरकार ने, ये एडवर्टीजमेंट की कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा. प्राइवेटाइज का मतलब ये है कि उनको सरकारी जो मालिकी है उनकी वो चली जाएगी, वो किसी एक कंपनी को बेचा जाएगा. ये बिजनेस जो है 2 पब्लिक बैंक्स को बेचा जाएगा या फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बेचा जाएगा और फिर वो प्राइवेट हो जाएंगे. तो क्या ये एकदम स्मूथ होगा? द आंसर इज नो. द रीज़न इज बैंक्स के यूनियंस होते हैं. तो एक बहुत बड़ा यूनियन जो है, एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स जो है वो डेफिनेटली इस चीज़ का विरोध करेंगे कि ये जो बैंक में काम कर रहे हैं, वो बैंक मीन्स फॉर एग्जांपल आपने प्रिपरेशन की, सारी चीज़ें की और फिर आप बैंक में आपको जॉब मिली और आप जॉब कर रहे हैं और 3-4 सालों के बाद या फिर 10 सालों के बाद, 15 सालों के बाद सरकार ने ये डिसीजन लिया कि आप जिस बैंक में काम कर रहे हैं उस बैंक को प्राइवेटाइज किया जाएगा. लेकिन सरकार जब भी किसी चीज़ को प्राइवेटाइज करती है तो जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके सैलरी, उनके ग्रोथ, उन सारी चीज़ों को अफेक्ट नहीं होने देती है. राइट. हाँ, काम का लोड जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट में काम करना और प्राइवेट में काम करना जनरली स्पीकिंग हर जगह पर नहीं है. फॉर एग्जांपल इसरो जो है तो ये गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती है. लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं, गवर्नमेंट की ऑफिसेज ऐसी हैं जहाँ पर दिन का काम 15-20 मिनट का ही होता है और आपको सैलरी मिल रही है 40,000 50,000 रुपीज़ पर मंथ. तो आई एम नॉट सेइंग कि बैंक के लोग काम नहीं कर रहे, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि प्राइवेट मैनेजमेंट के आने से आप जो कर रहे थे वो एक बदलाव तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा. तो शायद उसका भी लोग विरोध करें. ये एक ह्यूमन नेचर है. अब ये पॉलिटिकली थोड़ा ट्रिकी रहेगा क्योंकि बहुत सारे यूनियंस, जैसे मैंने आपको बताया, वो इसका विरोध करेंगे. अब ये इरादा जो है सरकार का, सरकार ने ये भी बताया है कि वे सारी जगह स्ट्रेटेजिक सेक्टर के बाहर निकल जाएगी सरकार. स्ट्रेटेजिक सेक्टर को कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर सरकार रहेगी. तो बताइए वो कौन कौन से स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, लेकिन आंसर जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है. ये आपको पता होना चाहिए. आपको डायरेक्टली एक MCQ पूछा जा सकता है कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर, नीचे दिए गए लिस्ट में से कौन सी चीज़ें स्ट्रेटेजिक सेक्टर का पार्ट हैं. तो यू शुड नो एग्जैक्टली कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए. तो ये आपके लिए एक प्रश्न है. तो मैं बेसिकली ये कह रहा था कि जो इंटेंशन है सरकार का वो बुरा नहीं है, अच्छी बात है. लेकिन सिर्फ इंटेंशन से कुछ नहीं होता है. यू हैव टू टेक एक्शन एज वेल. After 3 rounds of consolidation, public sector banks have shrunk from 27 in March 2017 to 12 in April 2020. mergers हुए काफ़ी. तो mergers पहले हमारे देश में आज से 3 साल पहले की बात करें, 4 साल पहले की बात करें तो 27 गवर्नमेंट बैंक्स थी. लास्ट ईयर की बात करें तो 12 बैंक्स हो गई. कुछ बैंक्स को बड़ी बैंक्स के साथ मर्ज कर दिया गया. ये सारी चीज़ें हुई. नाउ द थिंग इज कि ये जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर, जो मैंने अभी आपको प्रश्न पूछा, तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में सरकार ने ये कहा है कि सरकार मिनिमम लेवल पर अपना प्रेजेंस रखना चाहिए. सरकार कंप्लीटली इसमें से बाहर नहीं निकलेगी. फॉर एग्जांपल एक आंसर जो मैंने आपको सवाल पूछा उसका एक सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर. तो सरकार कंप्लीटली ऐसा नहीं करना चाहती है. सरकार ने कहा है कि 4 बैंक्स होगी भविष्य में. भारत में 4 गवर्नमेंट बैंक्स होगी. राइट. और ये सारी बैंक्स जो हैं ये बड़ी बड़ी बैंक्स होगी. फिलहाल 12 ऐसे बैंक्स हैं. तो इन 12 बैंक्स को मर्ज करके 4 बड़ी बैंक्स को बनाया जाएगा और दैट्स इट. फिर सरकार रहेगी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमेशा रहेगी, लेकिन इतनी सारी नहीं, 12 नहीं. तो मिनिमम प्रेजेंस रखना चाहती हैं सरकार.
और जो भी बैंक्स, अगर सरकारी एक भी बैंक हो तो सॉलिड बैंक हो, एक बड़ी हो, काफ़ी बड़ी बैंक्स हो, हर जगह पर ब्रांचेस अवेलेबल हो एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसा कुछ सरकार जो है करना चाहती है, दैट इज़ अ गुड थिंग एज वेल। अब कुछ बैंक्स को आपको बेचना भी पड़ेगा। यहाँ पर जो 2 बैंक्स को बेचने की बात है, तो एयर इंडिया का जो एक बिडिंग रखा गया था, उससे हम क्या सीख सकते हैं? ये सकते हैं कि कंडीशंस अगर आप अच्छी नहीं रखेंगे तो फिर कोई भी सरकारी बैंक्स खरीदने के लिए, या फिर अगर सरकार कोई चीज़ या फिर कंपनी बेचना चाहती है, अगर आपकी कंडीशन अनअट्रैक्टिव है तो कोई भी बेचना नहीं आएगा। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन सी बैंक्स ऐसी हैं जो सरकार को बेच देनी चाहिए, तो आप पहले तो यही कहेंगे, या फिर नेचुरली हमारे दिमाग में यही आता है कि जो बुरी बैंक्स हैं, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, उनको बेच दें। क्या आपको लगता है कोई खरीदने वाला व्यक्ति जो है वो बुरी बैंक्स खरीदेगा? जो बैंक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, वो तो वही बैंक्स खरीदने की कोशिश करेंगे जो अच्छी बैंक्स हैं, जिनकी हेल्थ अच्छी है। अगर आप एक हॉर्स खरीदने के लिए जाते हैं, अगर आप एक डॉग खरीदने के लिए जाते हैं, तो आप बीमार डॉग लेंगे या फिर एक अच्छा हेल्थी डॉग लेंगे? अगर आप एक हॉर्स खरीदने के लिए जाते हैं, यू विल बाय ए हॉर्स दैट इज़ हेल्थी, जो दौड़ सकता है, राइट? या आप लंगड़ा घोड़ा तो नहीं लेंगे। तो यही चीज़ होती है। एयर इंडिया के साथ भी यही हुआ था। एयर इंडिया के भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं, तो बैंक्स अगर आप बेचना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ बैंक्स, तो हेल्थी बैंक्स को बेचें, और जो बुरी बैंक्स हैं उनको हेल्थी बनाइए और फिर उनको बेचें, या फिर उनका मर्जर करें, समथिंग लाइक दैट। और बिड्स की बात करें तो सिर्फ इंडियन बायर्स नहीं, फॉरेन बैंक्स भी हमारे देश में, बार्कलेज और बहुत सारी फॉरेन की बैंक्स ऑलरेडी कितने सालों से हैं यहाँ पर, कितने दशकों से हैं। तो फॉरेन बैंक्स को भी ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि अगर वो गवर्नमेंट की बैंक से ये PSBs को खरीदना चाहती है, तो उनको भी बिडिंग प्रोसेस में एंट्री मिलनी चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, पीएम्स आउटरीच। ये ट्रिब्यून का आर्टिकल है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में थैंक्स गिविंग मोशन के टाइम पर देश को एड्रेस किया। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो ये जो आंदोलन चल रहा है, तो उनको एड्रेस किया। जो भी किसान सरकार से हैप्पी नहीं थे, तो उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बताया है कि ये जो रिफॉर्म्स हैं, ये काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स हैं, और किसानों को एक रिक्वेस्ट की है कि आप, एक विनती की है कि आप इसको एटलीस्ट एक ट्राई दें, और एजिटेशन को ख़त्म करने की रिक्वेस्ट की है। उन्होंने कहा कि ये एजिटेशन जो है वो अब बहुत हो गया, इसको बंद कर दीजिए एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर उन्होंने सिख कम्युनिटी के बारे में कहा है कि जिन लोगों ने सिखों को बदनाम करने की कोशिश की है, डिफेम करने की कोशिश की है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बताया है कि ये गलत बात है। सिख कम्युनिटी जो है उनका कंट्रीब्यूशन हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है, एज वी ऑल नो। फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस रेजीम के बारे में ये बताया है कि ये टाइम टेस्टेड MSP रेजीम जो है वो कंटिन्यू रहेगी, वो चलती रहेगी। जो सपोर्ट प्राइस हैं वो सरकार देती रहेगी। और लीगलाइज्ड MSP, जो मैंने लगभग 4-5 बार आपको एक्सप्लेन किया है कि लीगलाइज MSP जो है, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट वायबल। तो उसके ऊपर सरकार ने कोई बात नहीं की, प्राइम मिनिस्टर बात नहीं की, लेकिन ये जो MSP चल रही है, दैट इज़ ओके, MSP इज़ गुड। लीगलाइज MSP इन माई ओपिनियन इट इज़ नॉट हेल्थी। FDI, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बहुत सारे FDIs भी चल रहे हैं, यानी कि कुछ बाहर के लोग जो हैं, फॉरेन के लोग जो हैं, वो हमारे देश में इश्यूज़ क्रिएट करने के लिए इस प्रकार के आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने आंदोलन जीवी के बारे में भी बताया। आंदोलन जीवी ऐसे लोग हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हर एक आंदोलन, किसानों का हो, लॉयर्स का हो, स्टूडेंट्स का हो, XYZ, किसी भी आंदोलन को, हमेशा वो आंदोलन को एक आग देने के लिए, एक फ्यूल देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें एज ए प्राइम मिनिस्टर, चलो अच्छी बात बताई उन्होंने, बट द ओनली थिंग दैट वी नीड इज़ कि ग्राउंड रियलिटी पर जो चीज़ें हैं, और एक इंटरेक्शन हो गवर्नमेंट और जो भी लोग गवर्नमेंट से खुश नहीं हैं, उनका एक डिस्कशन हो, एक ब्रिज बीच में बने, जिससे दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना पाएँ और बातचीत करें और चीज़ों को सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा किया कि 18 मंथ्स के लिए सरकार ने ये जो 3 फार्म लॉज हैं उनको पॉज बटन दबा दिया, उसके ऊपर वो पेंडिंग है, दैट विल नॉट बी अप्लाइड ऑन अवर कंट्री। लेकिन फिर किसानों को भी समझना चाहिए कि फिर डिस्कशन करनी होगी, डिस्कशन नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे। सो दैट्स द थिंग। फर्स्ट स्टेप्स इन द जर्नी टू यूनिवर्सल हेल्थ केयर। आज से 20 साल पहले थाईलैंड ने
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की शुरुआत की। उस टाइम पर थाईलैंड की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी फाइनेंशियली, लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे वो इसकी शुरुआत कर पाए। उसके पीछे रीज़न है जो हम कहते हैं कि बूंद बूंद से बनता है सागर, समथिंग लाइक दैट। इन्वेस्टिंग करने की उन्होंने शुरुआत की स्टेडीली, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर को धीरे धीरे जैसे वो इम्प्रूव करते गए। उन्होंने बड़े बड़े चेंजेस नहीं किए, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रूव करते गए। आज 1%, कल 1%, समथिंग लाइक दैट, तो इंक्रीमेंटल यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है थाईलैंड ने हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करने की शुरुआत की। हमारे देश में बात चल रही है कोविड-19 को लेकर, एक बहुत बड़ा लेसन हमें सीखने को मिला और हमें भी स्टडी और इंक्रीमेंटल रास्ते पर चलना चाहिए। रेडिकल यानी कि ऑल ऑफ द सडन हम अगर ऐसा कहें कि 1 लाख हम नए हेल्थ केयर सेंटर्स बनाएंगे एंड थिंग्स, तो चलो अच्छा इरादा है, लेकिन एक साथ सभी का काम आप करेंगे तो इतने पैसे भी हमारे पास नहीं होंगे। बजट की बात करें तो 73,932 करोड़ रुपीस जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो बजट है 2021 के लिए, वो इतने पैसे रखे गए हैं। और आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, तो इसके लिए 64,180 करोड़, ये 6 सालों के लिए है। अब अच्छी बात है, अच्छा फिगर्स अच्छे हैं, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को देखें तो ये 50 करोड़ जितने हमारे देश के जो गरीब लोग हैं उनके परिवार को लेट्स से 5 लाख रुपए का हर साल का अगर कोई खर्च आता है तो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस उनको मिलता है, पूरे परिवार के लिए है, राइट। तो पर पर्सन यू कैन से 1 लाख रुपीज़ रफली स्पीकिंग, या फिर किसी एक व्यक्ति को बीमारी हुई और 5 लाख का खर्च हुआ तो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो उसकी देखभाल कर लेगी। इसके लिए कितने पैसे रखे गए हैं, 6,400 करोड़ ये साल के लिए, और पिछले साल के लिए भी 6,400 करोड़। अब एस्टिमेट ये कहता है कि ये 50 करोड़ लोग, हमारे देश की लगभग आप 40-50% पॉपुलेशन को अगर ये आपको पहुंचाना है, इंश्योरेंस का बेनिफिट अगर आपको प्रोवाइड करना है, तो फिर आपको 62,000 से लेकर 1,08,000 करोड़ रुपीस का खर्च होगा। रखे कितने पैसे हैं, इतने चाहिए, कितने रफली स्पीकिंग इतने। देयर इज अ ह्यूज गैप, इजंट इट। दूसरा ऐसा एक रिलेटेड इश्यू अगर आप देखेंगे तो एनएसएस कुछ और कहता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हैं उनका कुछ और कहना है। एनएसएस में अलग आंकड़े सामने आते हैं, फिर राज्यों के आंकड़े अलग होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े अलग होते हैं। तो अलग अलग आंकड़े जो हैं, तो इससे आप कैसे डिसीजन ले पाएंगे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात करें तो 1,50,202 ऐसे क्रिएट करने की बात है बाय दिसंबर 2022। और जो दूसरे हैं जैसे कि 1,19,628 जितने जो हैं सब हेल्थ सेंटर्स, तो उनको अपग्रेड करने की बात है। इट्स अ गुड आइडिया, गुड थिंग कि ये हम सोच रहे हैं और ये हम करने के बारे में वी आर थिंकिंग अबाउट इट। लेकिन पैसे कितने चाहिए, 17.5 लाख करोड़ रुपीस, और इनको चलाने के लिए हर साल आपको 8 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। तो बड़े टारगेट्स, बड़े सपने देखना गलत बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनकी तरफ अगर आपको आगे बढ़ना है तो यू हैव टू बी रियलिस्टिक, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। वरना फिर होगा क्या कि आपने एक स्कीम लॉन्च कर दी, स्कीम के बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे हैं ऑन पेपर, ग्राउंड रियलिटी में वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन स्कीम की वजह से आपको पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा। तो दैट इज़ नॉट गोइंग। फिर लोग जो हैं वो सोचेंगे कि चलो हमारे पास इंश्योरेंस है, लेकिन जब वो जाएंगे वहाँ पर तब पता चलेगा कि इंश्योरेंस इज़ देयर लेकिन हॉस्पिटल्स नहीं हैं, या फिर हॉस्पिटल्स में आपका नंबर जो है वो 3-4 महीने 5 महीने के बाद आएगा। तो उस टाइम तक आप क्या करेंगे इफ़ यू हैव टू गेट ए सर्जरी और समथिंग। तो थोड़ी यहाँ पर एक जो स्पीड है, ऑलवेज, हर बार स्पीड इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, कई बार क्वालिटी के लिए आपको थोड़ा बहुत स्लो डाउन भी होकर चलना पड़ता है। यही चीज़ हमें हेल्थ केयर में भी करनी चाहिए। यूनिवर्सल हेल्थ केयर चाहिए लेकिन गुड क्वालिटी वाला। ये है कुछ न्यूज़ आइटम्स डियर फ्रेंड्स। PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।